आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको द्विघात समीकरण हम लोग बोलते हैं। द्विघात समीकरण समीकरण से जुड़ा हुआ है, और अगर समीकरण में अगर आप लोगों को याद हो समीकरण, तो बहुत ही पहले ही आप लोग इक्वेशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। 5-6 क्लास में ही लोग इक्वेशंस के बारे में जान जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं जो कि वन वेरिएबल का होता है, एक वेरिएबल में। जब इक्वेशन में हम लोग जाते हैं तो इक्वेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में अगर थोड़ा सा झलक दे दें कि वेरिएबल वो होता है जो वैरी करता है। वेरिएबल मतलब हुआ वैरी करना। वेरिएबल को बोलते हैं चर, और चर का मतलब समझिए कि चलना। चलते अगर है तो हम लोग क्या होता है, स्थान बदलता है, मतलब वैल्यू बदलता है। तो वेरिएबल वो जो कि चले, यानी जिसका मान बदले, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स वाई जेड डब्ल्यू के द्वारा। यानी कि जो 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उसका जो लास्ट 13 लेटर है वो वेरिएबल के लिए रखा गया है। तो हम लोग को उतना यूज होता नहीं है, हम लोग सिर्फ एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू करके काम चला लेते हैं। लेकिन उस 26 लेटर में से जो लास्ट हाफ होता है 13, उसको हम लोग वेरिएबल मानते हैं, और पहला जो 13 होता है, फर्स्ट हाफ जो होता है, उसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट वो जिसका मान अस्थिर हो, जिसका मान नहीं बदले, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो इसी कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके इक्वेशंस की कल्पना की गई, इक्वेशंस बनाया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर हम लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको कि आप लोग इसी मतलब क्लास 10th में ही आप लोग पढ़ लिए होंगे कि दो चर वाले एक घातीय समीकरण। तो उन सभी समीकरण को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे। यानी वेरिएबल एक ही होगा, लेकिन उसका पावर जो है एक से रेज हो जाता है, एक से बढ़ जाता है, उसका पावर हो जाता है 2। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा सा पोलिनोमियल्स के बारे में। पोलिनोमियल्स जो होता है, इसको हम लोग px के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली जरूरी नहीं कि x में ही रिप्रेजेंट करें, py भी बोलते हैं, पोलिनोमियल इन y, pz भी हम लोग बोल सकते हैं, पोलिनोमियल इन z। लेकिन ज़्यादातर प्रायः हम लोग px का ही परिकल्पना करते हैं। तो ये px का मतलब हो गया पोलिनोमियल इन x में बहुपद को ये रिप्रेजेंट करता है px। तो px जो होता है, ये होता है a0xn, a1x टू दी पावर n-1, a2x टू दी पावर n-2 से लेकर के ये लास्ट में an होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, तो पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल में रेस्ट्रिक्शन है कुछ। पहला रेस्ट्रिक्शन आपको ये ध्यान देना है कि वेयर ये जो इंडेक्स है, जिसको कि हम लोग पावर बोलते हैं, ये मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी कि ये धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जितना भी पावर आप देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव भी हो, इंटीजर भी हो। यानी कि रेस्ट्रिक्शन क्या हो गया कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ रेस्ट्रिक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडेक्स जो है वो निगेटिव नहीं हो और फ्रैक्शन नहीं हो। दूसरा क्या है कि ये जो आप a0, a1, a2 देख रहे हैं, ये कांस्टेंट है। a0, a1, a2 से लेकर के ये जो an आप देख रहे हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन रियल नंबर। ठीक है ना, कांस्टेंट इन रियल नंबर, यानी कि जितने भी संख्या आपको है ये रियल नंबर में होना चाहिए। तो हम लोग उसको रियल नंबर के रूप में पोलिनोमियल को फॉर्म करते हैं। तो अगर इस पोलिनोमियल में आप देखें तो पोलिनोमियल में पावर आ गया। तो जब पावर आ गया तो वहाँ से एक डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी हम लोग कहते हैं। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में क्या कहते हैं कि जो हाईएस्ट पावर होता है, यही ना, हाईएस्ट पावर अगर इसमें देखें n, n-1, n-2 में, तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन होगा, n ही ना होगा। तो इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो आपको n हो जाएगा। तो लिखेंगे
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है यही आपको जो है यही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, यानी कि चर का उच्चतम घात जो है चर का उच्चतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं एक px है 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 7। गौर से अगर देखें, इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 3, क्या हो जाएगा सो बोलिए? इसका डिग्री हो जाएगा 3। दूसरा लेते हैं px 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर x कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो x नीचे आने का मतलब हुआ कि जब इसको आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे 3x³ प्लस 4x² 5x टू द पावर -1 हो जाएगा। तो जो ही ये x ऊपर गया तो पावर नेगेटिव हो गया, और पावर अगर नेगेटिव होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये आपको बहुपद जो है नहीं होगा, और बहुपद अगर नहीं होगा तो डिग्री भी संभव नहीं होगा, तो घात संभव नहीं होगा। तो यही होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा जो है डिग्री देगा ही, डिग्री तब देगा जबकि वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा। अब इसी में क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि यदि घात जो है 2 हो, यानी जो डिग्री हम लोग पढ़े हैं वो डिग्री यदि 2 हो जाए, 2 का मतलब हो गया कि 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, और डिग्री 2 का मतलब हो गया कि सबसे बड़ा पावर 2 है, तो बड़ा पावर 2 होने का मतलब है कि छोटा भी हो सकता है। तो जब इसका घात 2 हो जाए तो उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे कि x² प्लस 4x प्लस 5, यहाँ देखिए पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, तो सबसे बड़ा कौन है? 2, इसीलिए ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। दूसरा अगर देखें कि y² प्लस 1, यहाँ देखिए y वाला टर्म नहीं है, केवल पावर 2 ही है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए z² लिखा हुआ है, यहाँ कोई टर्म नहीं है, अकेला टर्म है, इसके बावजूद भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं कि दूसरा टर्म हो, केवल वो टर्म हो जिसका पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग आगे देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल हो जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यदि 0 के बराबर हो जाए तो वही क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन में हम लोग साइन ऑफ इक्वलिटी का इस्तेमाल करेंगे, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी, यानी ये समानता का चिन्ह होता है, ये समानता का चिन्ह होता है। ये जो पक्ष होता है इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, जिसको बायां पक्ष बोलते हैं, और ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड, जिसको कि हम लोग दायां पक्ष भी बोलते हैं। तो ये 3 इसमें टर्म होता है, LHS होगा, RHS होगा, और बीच में इक्वल टू का साइन होगा, जिसको बोलते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर देखें तो ये आपको होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, जिसमें एक ही रेस्ट्रिक्शंस है कि a 0 नहीं होना चाहिए। ये जो a है वो 0 नहीं, बाकी बी सी 0 हो सकता है, बी सी मे और मे नॉट बी 0, मतलब वो 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है a ये 0 नहीं हो, क्योंकि ये जैसे ही 0 होगा तो आपका ये टर्म ही हट जाएगा, तो ये टर्म अगर हटेगा तो वो इक्वेशन लीनियर हो जाता है। बस केवल एक ही है कि ये आपका फॉर्म होना चाहिए। अब क्या है कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देखे हैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, या कोई भी इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, समीकरण जो भी हो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका हल निकालते हैं। सॉल्व निकालना या हल करने का मतलब हो गया कि अननोन वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना। मतलब अननोन वेरिएबल जो है, मतलब उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका एक ऐसा वैल्यू निकालना जिसको अगर उसमें आप पुट कर दें तो LHS RHS जो है वो बराबर हो जाना चाहिए, उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन हम देखें तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को हम चाहते हैं सॉल्व करें। सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकालें, जिसके लिए इसका LHS और RHS जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो करते क्या है, इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं। तो a जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक कॉमन ले लिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ तो a नहीं था तो बी एक्स अपॉन ए करेंगे और यहाँ आपको c अपॉन ए करेंगे। ये a 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए इस a को आप इधर भेज करके इसको हटा सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए आपको क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का रूल अप्लाई करते हैं, यानी इस दोनों टर्म पर हमें बेसिकली काम करना है। ऐसा काम करेंगे ताकि यहाँ एक फॉर्मूला लग जाए, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को समझिए ये ए स्क्वायर है, इस टर्म को बगल वाले टर्म को बनाते हैं 2ab, तो 2 देना है अपने तरफ से, a देंगे x, क्योंकि हम इसको a स्क्वायर माने हैं, अगर इसको a स्क्वायर माने हैं तो a के जगह पर x देना पड़ेगा, तो 2 हो गया, a हो गया। b में एक ऐसा टर्म हमें देना है ताकि इस पूरे को अगर सॉल्व करें तो ये bx बाई a हो जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पर b बाई 2a हम दें तो ये 2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे में a बचेगा और ऊपर में b इंटू एक्स, तो bx हो गया। इस bx बाई a टर्म को हमें बनाना है 2ab, तो 2 देना है अपने तरफ से फॉर्मूला के कारण, a में x देते हैं, चूंकि इसको a स्क्वायर माने हैं इसीलिए a में x दिए हैं, और b में एक ऐसा टर्म लिखते हैं ताकि इस पूरे को सॉल्व करें तो मेरा bx बाई a आना चाहिए। अगर b बाई 2a आपका b हुआ, तो अगर b बाई 2a का होल स्क्वायर रहे तो आप यहाँ से यहाँ तक देखिए कि ये फॉर्मूला बना कि नहीं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। तो ये जो टर्म हम प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर किए हैं ये ऊपर में कहीं है नहीं है, तो जब प्लस किए हैं तो ये b बाई 2a का जो होल स्क्वायर है ये माइनस भी करना पड़ेगा, और ये c बाई a भी तो छूट रहा है ना, तो बगल में c बाई a लिख करके 0 लिखना है। तो ये आपको हो गया फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये जो टर्म है दोनों इसको उधर लेके चले जाना, तो ये माइनस जाएगा उधर तो प्लस होगा, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर होगा, ये माइनस गया उधर तो प्लस, इसको हम स्क्वायर का काम कर लिए, ये c बाई a जाएगा उधर तो ये हो जाएगा माइनस c बाई a हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम लें तो एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो ये ऊपर में b स्क्वायर होगा ही, अगर a से डिवाइड करें इसमें तो 4a बचेगा, 4a को मल्टीप्लाई करेंगे c से तो ये 4ac हो जाएगा। अब अगर इस स्क्वायर को हम उधर ले जाएं तो ये x प्लस बी बाई 2a, एक्स प्लस बी बाई 2a अगर निकालना हो तो ये स्क्वायर जाएगा उधर, रूट होगा, तो रूट जब होगा तो आपको रूट के बारे में बताए हैं कि रूट को प्लस माइनस करके लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 प्रकार के होते हैं, प्लस भी और माइनस भी।
तो ये टोटल पर क्या होगा, रूट लगेगा और प्लस माइनस के साथ लिखना है। तो नीचे का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, लेकिन ऊपर जो है ये ऊपर आपको रूट में ही रह जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे हो जाएगा ये 2a, 4a स्क्वायर का रूट क्या होगा 2a हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, जब x निकालेंगे तो b/2a को उधर ले जाना है, तो x हो जाएगा माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये तो पूरा का पूरा टर्म है ही, केवल b/2a को उधर जब ले जाएंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अब अगर इसका आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना होगा, 2a और 2a का एलसीएम तो 2a होगा। तो यहाँ हो गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक्चुअल में ये जो आपको निकला है यही x का वैल्यू है, और इसी x के वैल्यू को हम लोग याद भी रखते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू क्या मिला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये x का वैल्यू हमें मिला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये जो रूल है इसको हम लोग श्रीधर आचार्य का नियम कहते हैं, जिसको कि एक ही साथ श्रीधराचार्य का नियम भी कहा जाता है। डिफ्रेंशिएट कर दिए हम नामकरण में आपको। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, जिसको बोलते हैं विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो उस जो इक्वेशन हम लोग पढ़े थे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके नेचर के बारे में एक्सप्लेन करता है कि उसका नेचर कैसा होता है। तो उसके नेचर की विवेचना चूंकि करता है कौन, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग विवेचक डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग d से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू d अगर यहाँ पे डाल दें तो x जो है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। तो इस रूप में भी हम लोग उस फॉर्मूला को याद रखते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। तो अब यही है कि d का नेचर जैसा होगा, d निकालेंगे, d का नेचर जैसा होगा उसी के आधार पर जो है उसका रूट्स का नेचर होता है। इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ अगर और यहाँ बता दें आपको, ये जो x का 2 ठो वैल्यू मिला है, इसी में से एक वैल्यू को हम लोग अल्फ़ा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं माइनस बी प्लस रूट d/2a, और दूसरा जो वैल्यू होता है इसको बीटा के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माइनस बी माइनस रूट d/2a। एक्चुअल में ये अल्फ़ा और बीटा जो है वो x का ही वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्लस माइनस है इसलिए इसको दो अलग अलग वैल्यू के रूप में हम लोग याद रखते हैं, अल्फ़ा और बीटा। एक्चुअल में ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, ये x का ही दोनों वैल्यू होता है। अगर मूलों की प्रकृति के रूप में हम इसको चेक करना चाहें तो पहला होता है कि मान लीजिए d जो है वो d 0 से बड़ा हो। मान लीजिए आप d निकालते हैं और d का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 50 आ जाए, मतलब प्लस में इस तरह से वैल्यू अगर आए, तो अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है और जो बीटा का वैल्यू है वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ प्लस रूट d कर रहे हैं और माइनस रूट d कर रहे हैं। तो जब d का कुछ वैल्यू होगा तो क्या करेगा, वो माइनस b के वैल्यू को चेंज कर देगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं होगा, डिफरेंट होगा। और इसका जो मूल है उसका नेचर ये हो जाएगा कि ये आपको रियल होगा। क्यों? क्योंकि जब रूट के अंदर में आपको रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर अगर आप दे रहे हैं तो वो क्या देगा, आपको रियल नंबर देगा।
इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो मूल है वो रियल होगा, अनइक्वल होगा। लिखेंगे इट्स रूट आर रियल एंड अनइक्वल। ये दो चीज़ ध्यान रखना है कि रियल होगा और अनइक्वल होगा, यानी अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है वो सेम नहीं होगा। अगर बाय द नेचर अगर देख लें कि इसका अगर हम लोग नेचर अगर देखना चाहें इसका कि अगर ये एक्स एक्सिस है, तो आगे बता रहे हैं, इसको हम क्लियर करेंगे इसके ग्राफ के बारे में। इसका जो ग्राफ होता है ना वो यू शेप होता है, जिसको बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ होना। तो इसका जो इस कंडीशन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीक़ा से बनेगा, जो कि एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। तो दो जगह कट करेगा तो उसमें से एक अल्फ़ा होगा तो एक बीटा हो जाता है। तो अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगा। और आगे क्लियर कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि इसका शेप ऊपर की तरफ ही हो, इसका शेप नीचे की तरफ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर अपवर्ड में हो कि डाउनवर्ड में हो, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कट करेगा दो जगह पर इस कंडीशन में। दूसरा अगर देखें कि यदि d का वैल्यू 0 के बराबर हो, d का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। यानी ग्राफ अगर देखें इसका कि ये अगर एक्स एक्सिस है तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब हुआ कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आपको इक्वल हो रहा है। जितना अल्फ़ा का वैल्यू उतना ही बीटा का वैल्यू होगा। रियल होगा, वास्तविक होगा, लेकिन दोनों का रूट्स जो है वो इक्वल हो जाएगा। ये कब होता है, जब d आपको 0 के बराबर हो तब। तीसरा अगर देखें कि मान लीजिए d आपको लेस देन 0 हो जाएगा, तो d अगर लेस देन 0 हो तो यही चीज़ है जो कि आपको इमेजिनरी रूट्स देता है। d अगर नेगेटिव हो तो लिखेंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। इसका रूट्स जो है इमेजिनरी होगा, यानी कि काल्पनिक हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर इसके ग्राफ की चर्चा हम करें तो ये एक्स एक्सिस को न ही इंटरसेक्ट करेगा, मतलब न ही प्रतिच्छेद करेगा, न ही टच करेगा, बल्कि ये ऊपर से ऊपर ही निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में इसका जो रूट्स होता है वो रियल नहीं निकलता, आई के फॉर्म में आंसर आपको देता है, इमेजिनरी। आज हम लोग इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है और उसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानकारी लिए हैं। हम लोग अगले क्लास में इसके ग्राफ्स के साथ और भी कुछ डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आप लोगों का आज का काम रहा कि आगे बढ़ करके जो 11.1 एक्सरसाइज है, KCC नाम में 11.1 एक्सरसाइज है, उसको बनाने का आप लोग कोशिश करेंगे। या NCERT हो या RD शर्मा हो या RS अग्रवाल हो, जो भी बुक आप लोगों के पास में हो उसको बनाने का आप लोग आज कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमें विदा दें। सभी को बेस्ट ऑफ लक।